बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 1 नवंबर है और दिन है जुमे का। प्रोग्राम के शुरू में आपको अडयाला जेल से मैं ये खबर दे दूं कि अब से कुछ ही देर पहले एक जर्नलिस्ट हैं जियो न्यूज़ के, जिन्होंने ये ट्वीट किया, शब्बीर डार उनका नाम है, और उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूं कि अडयाला जेल से अहम अपडेट ये है कि 2 दिन से मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं खान साहब, और कमरा अदालत में सहाफ़ियों से भी 2 दिन से कोई बात नहीं कर रहे। रोस्ट्रम पर जाकर अदालत से भी कोई शिकायत नहीं कर रहे। उनकी बहनें भी 2 दिन से जेल नहीं आ रही और बुशरा बीबी रिहाई के बाद सिर्फ एक दफ़ा पेशी पर आई हैं। अच्छा, ये एक तासुर देने की ये कोशिश की गई कि खान साहब गुफ्तगू नहीं कर रहे, और उसके साथ ही साथ अगर आप इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इरफान सदीकी की गुफ्तगू सुने तो वो क्या कहते हैं कि हमारे साथ तो कोई डील नहीं हुई जी, अगर किसी और के साथ डील हो गई है तो हम कुछ कह नहीं सकते। तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान खामोश हो गए हैं, बहनें मिलने नहीं जा रही, बुशरा बीबी जो है वो भी मिलने नहीं आई, तो खान साहब कहीं ना कहीं अकेले रह गए हैं, और इस तासुर को बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी अगर इमरान खान इस जमात के अंदर ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान जो बात कहेंगे वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा बनेगा, और वही लोगों के दरमियान जो है वो बात उसको तकवीयत मिलेगी। इस किस्म की ट्वीट से कोई अगर ये समझता है कि इमरान खान को आप कमज़ोर कर देंगे तो ये शायद उसकी खामख्याली है। इस किस्म की एक हवा बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदगान भी ये बोलते रहे कि बुशरा बीबी ने जाना था लाहौर लेकिन वो चली गई पेशावर, तो बताया जाए कि गाड़ी का रुख क्यों मोड़ा गया, और जो बहनें हैं वो सियासत के अंदर आएंगी, बुशरा बीबी सियासत के अंदर आएंगी, धड़े बन गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई है। बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन इसके बावजूद कोई अगर ये समझता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म के ट्वीट्स और इस किस्म की गुफ्तगू से तोड़ने की कोशिश करेगा, तो मेरा ख्याल है कि आप कोशिश करके देख ले। इस मुल्क के अंदर जो चोर डाकू थे ना, उनकी जमातें खत्म नहीं हो सकी, ये तो फिर इमरान खान है। और फिर आपको ये भी खबर दे दें कि फारूक चनाई की जेर सदारत कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ JUI का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर 2 किस्म के ओपिनियंस जो है वो पाए जाते हैं 26वीं तरमीम के हवाले से और जजेस की तादाद को लेकर। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मंजूरी दी गई, इसके बाद 25 जजेस में से एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस जो है वो शामिल होंगे, और ये तादाद 8 जजेस की बढ़ा दी गई है। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की जो गुफ्तगू है इस मौजू के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और सेनेटर हामिद खान साहब ने क्या कहा कि एक तो जो तरीक़ाकार है हम उसे नहीं मानते, और 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को बहुत ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया। अब जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि अभी तो आपने 26वीं तरमीम की, अभी आप इस अदालत को मौका देते कि वो काम करे, लेकिन आपने जजेस की तादाद को बढ़ा दिया। अभी अचीव क्या करना चाहते हैं, इससे तासुर क्या जाएगा, इससे अपने केसेस को किस तरह आप सिक्योर कर सकते हैं, अपनी मर्जी के जजेस का जो कबीला है, ये जो कुंबा आपने बना दिया, इसमें इजाफा कैसे होगा। जजेस की तादाद जब 17 और 18 से जब आप 25 पे ले जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके हम ख्याल जजेस की तादाद में भी इजाफा होगा। आप हाई कोर्ट से या फिर जो नई अपॉइंटमेंट्स आप करेंगे, जिन लोगों को आप एलिवेट करेंगे, वो यकीनन आपके ही कबीले से ताल्लुक रखेंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इससे जो कंपोजिशन ऑफ जजेस है वो देखें, कमेटी से लेकर बाकी, तो वहां पर कोई एक ऐसा जज नहीं है, देयर विल बी वेरी फ्यू जो हुकूमत के साथ जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल है, ये जो 2 एडहॉक जजेस लेकर आए, या फिर इसके साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन, इसके अलावा कोई ऐसा जज नहीं है जो हुकूमत की साइड पे खड़ा हो, तो इसलिए आपको ये काम जो है वो करना पड़ा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चैलेंज क्या इसको करेगी, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। हामिद खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं, उन्होंने मुखालफत भी की कि हम इसे चैलेंज भी करेंगे, लेकिन सलमान अकम राजा दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक तो हम इसे चैलेंज नहीं करेंगे, और ना ही जजेस की तादाद में इजाफे का हमें किसी किस्म का मसला है। देखिए, यहां से ना नुकसान शुरू हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दोनों जो सेनेटर्स हैं, एक जनरल सेक्रेटरी है और उसकी एक अपनी पोजीशन है, वो पार्टी के फैसले लेता है, इमरान खान से मुसलसल गाइडलाइन ले रहा है, और हामिद खान साहब वो एक सेनेटर हैं,
कानूनी मामलात उनको हेड बनाया गया। जब दो किस्म के डिफरेंस आपको ओपिनियन नजर आएंगे तो फिर पार्टी के अंदर ना सिर्फ तफरीक पैदा होगी बल्कि आपका वर्कर भी कंफ्यूज होगा। आधी जमात के लोग कहेंगे जनाब हमें तहरीक चलानी, और आधी जमात के लोग कहेंगे हम तहरीक नहीं चलाएंगे। तो पार्टी वर्कर किधर जाएगा, वो किसको फॉलो करे? हामिद खान साहब की बात को माना जाए, जो जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब है उनकी बात को माना जाए, तो ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। अब जजेस की तादाद में इजाफे से क्या होगा, ये चीज भी मैं आपके सामने रख देता हूं जी, कि एक तो जुडिशल कमीशन में इस वक्त जो है हुकूमत की बरतरी है, वज़ीर कानून साहब वहाँ पर हैं, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल वहाँ पर हैं, इरफान सदीकी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, और ये तमाम जो मेजर इस वक्त जो नंबर्स हैं वो हुकूमत के पास हैं। अब हुकूमत हर तरह से ये चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी उनकी मर्जी के जजेस आ जाएं और इस तादाद को कन्वर्ट किया जा सके। वो केसेस जो आईनी अदालतों के अलावा हैं और जिन बेंचेस में अपनी मर्जी के जजेस नहीं होंगे तो फिर उन बेंचेस का बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास अगर 25 की तादाद होगी तो आईनी बेंचेस भी उन जजेस में से उनका इंतखाब किया जाएगा जो आपके कबीले के हैं। अब तक जो मैंने कंपोजिशन आपके सामने रखी, अगर इसी में से आईनी बेंचेस बनाए जाते तो यकीनन कहीं ना कहीं आपको अपने कबीले से बाहर भी लोगों को इन बेंचेस में शामिल करना पड़ता, और इसलिए हुकूमत ने ये कोशिश की कि 25 लोगों को ये तादाद बढ़ा दी जाए और फिर अपने हम ख्याल जजेस को लाकर अपनी मनपसंद फैसले जो लिए जाएं। और याद रखिएगा ये ना सिर्फ आईनी बेंचेस में इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो ये कोशिश कर रहे हैं, जो दीगर केसेस हैं जो इनके होंगे, इमरान खान के होंगे, क्रिमिनल केसेस हैं, फौजदारी मुकदमात है, या फिर इमरान खान की जमानतें अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गई तो वहां पर भी इनकी कोशिश होगी कि ये अपनी मर्जी के जजेस जो है कमेटीज के जरिए ये फैसले करवा सके और वहां पर इन फैसलों में इनकी नुमाइंदगी मौजूद हो। मैं भी आपको एक और भी खबर इसी से रिलेटेड दे देता हूं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आज वो एक केस की समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने रिमार्क्स क्या दिए, ये एक कंपैरिजन होगा, एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा बिटवीन जस्टिस याहिया अफरीदी एंड जस्टिस काजी फैज ईसा। केस कोई और होता था लेकिन वो जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रिमार्क्स देते काजी फैज ईसा साहब, और हमने मुतादिद एग्जाम्पल्स ऐसी देखी जब उन्होंने किसी और मुकदमे में जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाया, जस्टिस अतर मिल्ला को तनकीद का निशाना बनाते रहे, जस्टिस मंसूर को तनकीद का निशाना बनाते रहे, जस्टिस मुनीब अख्तर को तनकीद का निशाना बनाते रहे, और हत्ता के पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंट मीडिया है जिसे ये यूट्यूबर्स कहते हैं उन्हें भी डॉलर कमाने वाली मशीनों से तशबीह दी गई। तो ये तनकीद उस पराये में बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक कंपैरिटिव एनालिसिस आपके सामने रखना बहुत ही अहम होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह कहा दौरान समाअत, एक केस था जी जमीन का, कि 18 साल जो हैं वो केसेस चलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस केस पर उन्होंने रिमार्क्स दिए, याहिया अफरीदी ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराजात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था, वकील ने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट मुतलका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। याहिया अफरीदी कहते हैं कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से 18 साल केसेस चलते रहते हैं। हुक्म में ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिससे दोबारा सिविल कोर्ट में ये केस शुरू हो जाए। शाहिद बिलाल जो जस्टिस वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि अगर आप इसको दोबारा चलाना चाहते हैं तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट से मुतलका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करने की जो दरखास्त है, इसके अलावा भी आप मुतलका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अब इसमें जो रेलिवेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। माजी के अंदर काजी साहब ने बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान का नाम लिए बगैर वो तनकीद करते रहे, वो पार्टी पर तनकीद करते रहे। बल्ले के निशान के हवाले से जब जजेस उस फैसले को गलत तशरीह का हवाला दे रहे थे तो उस वक्त भी जस्टिस काजी फैज ईसा ने गलत एग्जाम्पल्स जो है वो सेट की, और कादी साहब मुसलसल ये कहते रहे कि जिस केस की बात हो रही है जब उन पर बात आती तो वो ये मुसलसल कहते रहे, दावा करते रहे कि आप हकाइक से हटकर क्यों बात करते हैं, हमारे सामने वो केस मौजूद नहीं है। लेकिन काजी साहब आपके सामने भी वो केसेस मौजूद नहीं थे जिन केसेस के अंदर आपने इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश की। और याद रखिएगा जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जब कुछ लिख देता है तो इसका इंपैक्ट ऑब्वियसली छोटे जज के ऊपर पड़ता है, और उसे एहसास होता है कि यार सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक अंडरस्टैंडिंग है, एक रूलिंग है, एक रिमार्क्स है, एक फैसला है, मैं इस फैसले के खिलाफ कैसे जाऊंगा, मेरी तो नौकरी फारिग हो जाएगी। तो एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज के सामने एक ट्रायल कोर्ट के जज की कोई हैसियत नहीं होती। तो इस तनाजुर में इसे देखना बड़ा इंपॉर्टेंट था। काजी साहब ने ऐसे रिमार्क्स देकर जो निचले जजेस थे उनको हल्लाशेरी देने की कोशिश की, और ताकि वो फैसले कर सके कि हमें जो हमारा बॉस है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का
जज है जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, अगर वो ये बातें कर रहा है, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, तो फिर हमें किस चीज़ का खौफ होगा। तो इस तनाजुर के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी का ये जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। व्यूअर्स, मैं आपको एक और खबर ये भी दे दूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है, इसमें तरमीम का ये मामला है और तरमीमी ऑर्डिनेंस वफाकी वजीर जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने इसे ऐवान में पेश किया, जिसके बाद इसे मुतलका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 2 में एक झैली शिक जो है वो शामिल की गई, जिसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद करदा जज जो है वो शामिल होगा। अब कमेटी में एक तो जी हो गया आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब, इसके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर साहब और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा। ये आपको याद होगा कि जब जस्टिस मुनीब ने बैठने से इनकार किया तो एक ऑर्डिनेंस आ गया जिसमें काजी साहब को इख्तियार दे दिया गया कि आप तीसरे जज को अपनी मर्जी से लगाएं और फिर अमीनुद्दीन साहब की जो है वो एंट्री होती है। सेक्शन 3 की झैली शिक 2 के तहत और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाअत से कबल मफाद-ए-आमा की वजूहात आपको देना होगी। सेक्शन 7A और 7B को शामिल किया गया। 7A के तहत ऐसे मुकदमा जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो इसकी आपको वजूहात रीजनिंग पेश करना पड़ेंगी। और बिल्कुल ठीक है, जो केस पहले आ रहा है वो पहले आप सुने और यही जो है निज़ाम अदल इसी तरह कायम होगा और वजूहात आप बयान कर दें तो फिर ये मामला ख़त्म हो जाता है। फिर इसके साथ साथ हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग आवाम के लिए दस्तयाब होगी। ये भी पाकिस्तान से बाहर जी, मुझे अच्छी तरह याद है डेली मेल के केसेस के अंदर जो प्रोसीडिंग्स थी, मासवाए उसके जो इनका एग्रीमेंट है जिसे दो पार्टीज के दरमियान हमने होते हुए देखा, लेकिन वो एग्रीमेंट क्या था शहबाज शरीफ और डेली मेल के दरमियान, उसकी डिटेल्स कभी शेयर नहीं की गई। लेकिन जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं आप उन प्रोसीडिंग्स को एक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक फ़ी होती है, वो देने के बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट आपके हवाले कर दिया जाता है। तो ये बाहर की दुनिया में हमेशा ऐसा होता रहा है और पाकिस्तान में भी अब ये होने जा रहा है। ये बहुत ही अहम इकदाम होगा। कमेटी में मजीद बहस करके इसमें जजेस की तादाद 5 करने के भी इम्कान। देखिए जी, ये वो मसला है। अब हो क्या रहा था, 3 जजेस, जस्टिस याहिया अफरीदी सारे फैसले रिवर्स कर रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर इनको पहले पसंद नहीं है। जस्टिस मंसूर उसके लिए तो उन्होंने पूरी तरमीम लेकर आए, आईनी पैकेज लेकर आए। तो फिर कमेटी तो आपकी मर्जी की जजेस जो है वो नहीं बनाएगी ना। तो फिर आपको क्या चाहिए था कि आप अमीनुद्दीन की एंट्री करते, जमाल बंदोखेल की एंट्री करते और फिर उन्होंने इस एंट्री को 5 जजेस के साथ जो है उसे जोड़ दिया है। अब 5 जजेस होंगे, लेकिन देखना ये होगा कि अब जो वोट है ना, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का जी एक तरफ होगा, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। याहिया अफरीदी साहब का वोट अब इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर कमेटी में 3 से 5 लोग आ गए, अमीनुद्दीन और जस्टिस आपने जमाल बंदोखेल की एंट्री कर दी है, तो एक वोट यानी 3-2 से फैसला जो है वो दोनों तरफ आ सकता है। यानी मंसूर साहब जिस तरफ जाएंगे तो अगर याहिया अफरीदी उस तरफ चले गए तो 3-2 से और अमीनुद्दीन और जमाल बंदोखेल एक तरफ होंगे, और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इस तरफ आ गए तो फिर अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल और फिर आपके याहिया अफरीदी साहब होंगे तो अमीनुद्दीन के साथ। तो ये दोनों तरफ फैसला जो है वो टिल्ट हो सकता है। इसलिए ये कमेटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट होगी हुकूमत के लिए। मैं भी आपको ना अडयाला जेल से भी एक खबर ये दे दूं। एहतसाब अदालत के जज जी नासिर जवेद राना साहब, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की है और रेफरेंस की समाअत के दौरान इमरान खान को कमरा अदालत में पेश किया गया और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। ये वही डार साहब हैं, शबीर डार साहब, जिनकी ट्वीट का मैंने शुरू में जिक्र किया। तो आज ना खान साहब मीडिया को इंटरेक्ट करते हैं ना उनसे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी असेसमेंट है, जो मैंने कुछ और दोस्तों से भी बात की, कि इमरान खान बीमार हैं और क्योंकि बुशरा बीबी बाहर हैं तो इमरान खान नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसी बात कही जाए जिससे बुशरा बीबी के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सके। एक खातून को जिन हालात के अंदर आपने रखा, क्योंकि हुकूमत है ना जी, आप लाहौर से अगर आपका ताल्लुक है आप जमान पार्क जाकर देख सकते हैं। पुलिस का एक हिसार है और कई 100 पुलिस के जवान आपको वहां पर नजर आएंगे, एहलकार, और बख्तरबंद गाड़ियां भी खड़ी हैं, लाठी बरदार आपको एहलकार भी आपको नजर आएंगे। क्यों? एक बीबी, बुशरा बीबी अंदर हैं, तो उन्होंने कौन सा इनकलाब वहां से बर्पा करना है जिसके लिए पुलिस की भारी नफरी को वहां पर तैनात किया गया। तो ऐन मुमकिन है कि ये इधर से जो जमानत है उसे कैंसिल करवाकर बुशरा बीबी को जो है वो दोबारा गिरफ्तार कर लें। तो इसमें एक ये भी एलिमेंट जो है वो हो सकता है। लेकिन खानदान पूरा जी कुर्बानियां दे रहा है। खान साहब बोले या ना बोले, उनका ना बोलने में भी मैं ये समझता हूँ कि हिकमत है, और उनका ना बोलना भी पाकिस्तान की आवाम को जो है, जो उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है,
ऑब्वियसली कौम इसे ऑब्जर्व कर रही है और बहुत जल्दी जो है वो हालात बदलेंगे। बुशरा बीबी को हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई और फिर वकील उस्मान गिल ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी मौजूद नहीं है, लिहाजा समात जो है उसे बुध तक मुलतवी कर दिया गया है। बुशरा बीबी अगर अदालत नहीं आती, नैब की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया तो उनके वारंट जारी किए जाएं, जिस पर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी ने अभी तक प्लीडर मुकर्रर किए जाने से मुतल्लिक हदायत नहीं दी। तो अब ये जी समात 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और अगली समात पर बुशरा बीबी को पेश होने की हदायत जो है वो की गई है। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर और भी दे देता हूँ। आतिफ खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका में रहनुमा हैं, बहुत ही एक्टिव हैं और जितनी भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं तहरीक इंसाफ की उसको लीड करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि एक डेमोक्रेट कांग्रेसमैन की कॉल आई और उन्होंने कहा कि वो मुसलसल पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को अडयाला जेल जाने के लिए कह रहे हैं ताकि वो इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त कर सकें। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत पर पड़ेगा। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं व्यूअर्स के ये जो हम मुसलसल लिख रहे हैं ना कि सफ़ीर आ गए और मुलाकातें, अमेरिका के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिका इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगा रही है, जितनी भी आप लॉबिंग कर सकते हैं, जितने भी कांग्रेसमैन को मुतहरिक किया जा सकता है। जो ख़त लिखा गया ये भी इसी का एक सिलसिला है कि हुकूमत को एक उन पर प्रेशर डाला जाए और चांसेस ये हैं कि ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा। और ऑब्वियसली जिन हालात के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही है उसकी एक बड़ी वजह इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान की रिहाई, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, ऑब्वियसली इसे ओवरसीज कम्युनिटी इस तनाजुर में ज़रूर देख रही है और उसे सपोर्ट कर रही है। बहुत सारी आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ज़रूर नज़र आएंगी इस हवाले से कि देखें जी डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप ये ख्याल कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा कर देंगे तो ऐसा नहीं है। इमरान खान की हुकूमत के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज थी वो डिफरेंट थी। माजी के अंदर जितने भी आपके अमरीकी सदूर हैं, अगर किसी को सही तरह जो इनवाइट किया गया वाइट हाउस के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं। गाड़ी तक छोड़ने आए, बिठाया, मुलाकात हुई, इमरान खान का एतमाद और फिर नवाज शरीफ साहब का हाथ में पर्ची पकड़ना, ये कौम कभी भूलेगी नहीं। तो अमेरिका का जो इलेक्शन है यकीनन इसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत के ऊपर होगा और इस तनाजुर में इस मुलाकात को देखा जा रहा है। तो अमेरिकी सफ़ीर मुलाकात कर सकते हैं। डोनाल्ड ब्लूम पर जो सफ़ीर हैं अडयाला जेल भेजने के हवाले से जो प्रेशर है वो अमेरिका की हुकूमत पर जो है वो डाला जा रहा है। मैं भी आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ, और मैं मुसलसल इससे पहले भी ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को नुकसान जो है पहुँचाते हैं और आपको एक जगह बैठकर अपने जो बयानात हैं इनको मिलाना होगा और आप इन बयानात को जब तक उसमें यकसुई नहीं रखेंगे और एक मरकज़ से ये पैगाम नहीं आएगा तो फिर इसे लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। फजल रहमान साहब के हवाले से अली मीन गंडापुर ने क्या कहा, हम भी ये बातें करते हैं, लेकिन जब असद कैसर उनसे बात कर रहे हैं, इमरान खान मुसलसल पूछ रहे हैं कि मौलाना ने किसको वोट दिया, मौलाना किसके साथ खड़े हैं। अली मीन गंडापुर ये कहते हैं कि पहले भी कहा था कि आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ाया, हर बार ही अपनी बात से मुकर जाते हैं। आइंदा इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा से एक भी सीट जो है वो नहीं मिलेगी। इस बार पूरा पाकिस्तान बंद करने के लिए तैयारी हो रही है। इस बार आएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर हम जाएंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे, जो भी हो जाए। वफाकी हुकूमत से कहता हूं कि तुम्हारे लोग थक चुके हैं, हुकूमत तैयार हो जाए, हम उनको निकालेंगे और इस बार पूरा बंदोबस्त करके हम आ रहे हैं। और इस पर रद्दमल दिया जी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी एक कारकुन है ज़ीशान अली, मैंने नहीं जानता, ये मेरे साथ शेयर किया गया कि आप इसको ज़रूर बताएं और आप भी इसके ऊपर रिसर्च जो है व्यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके जो क्लेम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो क्या कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर अपनी ज़ाती सियासत में मसरूफ़ हैं, जबकि अली मीन की रिहाई, इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। उसने जानबूझकर सियासी इत्तेहादियों को नाराज़ करके इमरान खान की हिफाजत को सबोताश किया, मुतादिद बार एहतजाज की कॉल में खलल डाला और ख़ास तौर पर ज़ाती फ़ायदे के लिए 4 अक्टूबर के एहतजाज को ख़राब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वोटर सिर्फ अली अमीन की हमायत करते हैं क्योंकि उन्हें इमरान खान ने मुंतखब किया, लेकिन उनके इकदामात खान साहब के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग मौलाना को साथ लेकर चल रहे हैं और अली मीन गंडापुर मौलाना को बदनाम करने और उनकी तस्दीक करने के लिए ऐसी बातें और उन्हें नाराज़ कर रहे हैं,
یہ تحریک انصاف کے اور عمران خان کے مستقبل کے لیے خراب ثابت ہو سکتی ہے بات. اچھا, اسی جو اکاؤنٹ ہے, کچھ روز پہلے ایک دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس سے غائب ہو کر ایک ہوٹل میں گئے, جہاں پر ایجنسیز کے لوگ ان کو لے کر چلے گئے, وہاں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اگر وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں تو میرے پاس تصویریں موجود ہیں, میں وہ تصویریں دکھا دوں گا. یہ بھی ایک بہت بڑا کلیم ہے. اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, چونکہ عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے اور جو کنٹروورسیز عمران خان کے نام پر اس وقت سامنے آ رہی ہیں, اس میں ایک خاندان سے کچھ لوگ بات کریں. روبینہ خان عمران خان کی بہن لندن میں ہوتی ہیں, اور انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان جیل میں تھا, اسے کیا شوق تھا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑتا. زلفی بخاری نے اپنی شہرت کے لیے بانی پی ٹی آئی کو الیکشن جو ہے وہ لڑوایا. زلفی بخاری خود پڑھا لکھا نہیں, اس لیے اس کا خیال ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا ایک بہت بڑی چیز ہے. اس پر زلفی بخاری نے جواب دیا کہ وہ بہن ہے عمران خان کی, اور میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ احترام ہے. ان کے خاندان پر مشکل وقت جو اس وقت ہے وہ اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. میں ان کے کسی بھی الزام کا جواب نہیں دوں گا, اور ان کی تنقید کا اس موقع پر جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. میں نے عمران خان کے لیے آج تک جو کچھ کیا وہ اس حوالے سے بہتر جانتے ہیں. اگر یہ وہ تنقید ہے جو خاندان کے اندر سے ہو رہی ہے, اور اگر بہنوں کو کہیں نہ کہیں اعتراض ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو پارٹی ایفرٹس ہیں, تو یقیناً اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بھی ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں جاتے جاتے. انہوں نے پی آئی کی نجکاری جس انداز میں بھی وہ آپ کے سامنے ہے, بولی 85 ارب کی تھی, لیکن جو بولی لگی وہ 10 ارب کی تھی. اب جو ٹوسٹ آیا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کے پی حکومت نے پی آئی کو خریدنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں اور ہم پی آئی کو خریدیں گے. خیبر پختونخوا کا جو نجکاری بورڈ نے خط کے ذریعے دلچسپی کا اظہار کر دیا ہے, اور جو بولی ہے اس میں اب یہ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. پی آئی اے نجکاری بولی میں شرکت کے لیے خط وفاقی وزیر نجکاری کو لکھا گیا ہے. اب حکومت جو ہے اوبیسلی اس کے اوپر جو اپنا کیا کرے گی, وہ کہے گی کہ خبردار ہم تو ان کو نہیں دیں گے, پرائیویٹ کسی کو دے دیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت جو کے پی کے ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہی ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ قومی اثاثہ ہے, اور قوم کے اثاثے جو ہوتے ہیں نا انہیں بیچا نہیں جاتا, انہیں سنبھال کے رکھا جاتا ہے, انہیں بنایا جاتا ہے. میں آپ کو نا اس کی ویورز ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے, آپ کسی بھی اخبار کے ایڈیٹر سے بات کریں, آپ پاکستان میں کسی سے بھی بات کریں, وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جی کئی ماڈل نہیں ہے ایسا. جو نیشنل آپ کے جو کیریئرز ہیں, یعنی یہ جو ایئر لائنز ہوتی ہیں, یہ خسارے میں جا رہی ہیں. وہ آپ کو برطانیہ کی ایگزامپل دیں گے کہ برٹش ایئر لائن خسارے میں جا رہی ہے. وہ آپ کو دوسری ایگزامپل جو ہے وہ دیں گے برٹش ایئر لائن کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ایگزامپل دیں گے کہ وہاں پر بھی بہت ساری ایسی جو ان کی اسٹیٹ ایئر لائنز ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی اور خسارے میں جا رہی ہیں. لیکن یہ مثال آپ یو ای کے حوالے سے نہیں دیتے, آپ قطر ایئر ویز کے حوالے سے نہیں دیتے, یہ ان کی نیشنل ایئر لائن ہے. پھر آپ ایمریٹس کے حوالے سے یہ کیوں نہیں ہمیں بتایا جاتا. یہ صرف اور صرف نا پاکستان کے جو قومی اثاثے ہیں, اگر انہیں بندے کے پتروں کی طرح چلایا جائے تو وہ کیوں آپ کو خسارے میں جائیں گے. اس کی میں آپ کو وجہ ایک بتا دیتا ہوں. اوور دا ایئرز ہم نے کیا دیکھا, اس پہ میں نے 2012 13 اور 16 میں بہت تفصیل کے ساتھ کام کیا. ایک رپورٹ میرے سامنے آئی, آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں پی آئی کے بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پر آئے جب انہیں نوکری سے بے دخل کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو وہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا, فائرنگ ہوئی, اور ایک جو پی آئی امپلائیز ہیں ان میں سے ایک شخص کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی آن دا اسپاٹ ہو گئی. تو ان دنوں کی یہ بات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو نیشنل جو آپ کی نیشنل آپ کی ایئر لائن ہے پی آئی اے, تعداد سے زیادہ لوگوں کی بھرتیاں ہیں, اور یہ سارے تحفے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے. جب ایک جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک جہاز پر 50 کا عملہ ہوگا, وہاں پہ آپ 300 لوگوں کو بھرتی کر لیں گے, تو پھر اس محکمے نے, اس آپ کی آرگنائزیشن نے اور اس قومی ایئر لائن نے سر نیچے ہی اس کی کریش لینڈنگ ہی ہوگی نا, اور یہ کریش لینڈنگ ہو رہی ہے. ادارے وہ کوئی آسمانوں سے لوگ اترتے نہیں ہیں جو ایمریٹس کو کامیاب بنا کر اس وقت چل رہے ہیں یا قطر کو بنا کر کامیاب چل رہے ہیں. مجھے تو وہ بھی ایک سازش لگتی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا دنیا بھر سے جتنی بھی ٹریفک ہے وہ مڈل ایسٹ جاتی ہے, وہ آپ کو عرب کنٹریز میں جاتی ہوئی نظر آئے گی, اور پھر وہاں سے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں ان کو وہاں سے ری راؤٹ کیا جاتا ہے. تو سارا پیسہ جو ہے ان ممالک تک جا رہا ہے. اور آپ کے یہ دوست ہیں چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں, چونکہ تیل ان لوگوں کے پاس ہے,
ان کے تعلقات ہیں اور پاکستان جیسا ملک جو ان ممالک کی طرف ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی مقصد کے لیے دیکھتا ہے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، ہم قرضہ حاصل کر سکیں، مجھے تو یہ سازش نظر آتی ہے۔ ہر دور میں ہر حکومت نے یہ سازش کا حصہ بنی رہی، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو ڈبونے میں ایک تو پیپلز پارٹی کا بنیادی کردار ہے، اور پھر یہ جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے کہ دنیا بھر کی فلائٹس جو ہیں یا تو وہ قطر جائے گی، یا وہ عمان جائے گی، یا وہ دبئی جائے گی، اور وہاں سے آپ نے جو انٹرنیشنل فلائٹ لینی ہے پھر آپ لیں، ساری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارا پیسہ جو ہے وہ ان ممالک کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو یہ مجھے ایک طرح سے ایک سازش لگتی ہے۔ آپ جسٹ امیجن کریں، آپ نے لاہور جانا ہوتا تھا نا آج سے کچھ سال پہلے، تو پی آئی ای کو لوگ اس لیے ترجیح دیتے تھے کہ 8 گھنٹے میں آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ 22 گھنٹے میں لاہور نہیں پہنچتے، تو مجھے اس میں سازش آج بھی نظر آتی ہے۔ کے پی حکومت کا یہ اقدام بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ قومی ایئر لائن کو خریدنا اگر چاہتے ہیں قومی اثاثے، میں آپ کو اس کی ایک اور بھی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ یہاں پر جو مرغیوں کا کوئی شیڈ ہوتا ہے نا، اگر وہ وکٹورین ایج کا ہے، یا جانوروں کا کوئی باڑا، آسان زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کو بھی لک آفٹر کرنے کے لیے نا حکومت آپ کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ وہ ہسٹوریکل پیس ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس وکٹورین ایج کے بان کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں گے، یا اس بلڈنگ کو لک آفٹر کریں گے، تو ہیریٹیج جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، اور حکومت آپ کے ساتھ مل کر اس کو نیشنل ہیریٹیج تو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، پھر مدد کی جاتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پی آئی کو آپ بیچ رہے ہیں، آپ سٹیل مل کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی اپنی کیپیسٹی نہیں تھی۔ آپ نے اوور دا ایئرز حکومتوں کی غلط پالیسیز نے ہمارے جو ایک ایسا ادارہ جو پروفٹ میں جا رہا تھا، جس نے دنیا کے مختلف ایئر لائنز کو کھڑا کیا، آج آپ اسے بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ ویورز، بات لمبی ہو جائے گی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔